हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री का सेवन, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर विजयनगर इतना प्रसिद्ध साम्राज्य कैसे था और यहाँ का जो एक शासक था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसको कृष्णदेव रॉय भी कहा जाता है। आगे हम जानेंगे इसमें कि विजयनगर को क्यों किलों से घेरा जाता था, क्यों वहाँ की जल निकास की जो प्रणाली थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वहाँ पे किस तरह से जो है जल का संचय किया जाता था। बहुत सारी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि महानवमी डिब्बा, सभा मंडल, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसलिए आपको इसकी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और अच्छे से देखना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ विजयनगर का है। यह हमारे दक्षिण वाले हिस्से में जो है वो विजयनगर साम्राज्य था, जो बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित था। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण जो था वो भी बहुत ज़्यादा किया जाता था, जिसमें अच्छी क्वालिटी के पत्थर रत्न लगाए जाते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विजयनगर की खोज किसने की। इसको हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी है। तो हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा की गई। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे तथा इन्होंने यहाँ का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआती जानकारी पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहित की स्मृतियों पर आधारित थी। यानी इसकी जो जानकारी कॉलिन मैकेंजी को मिली वो वहाँ के पुरोहितों के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। नेक्स्ट है, 1856 के छाया चित्रकारों द्वारा भवनों के चित्र जो है वो बनाए गए। 1836 में क्या हुआ कि अभिलेख शास्त्री द्वारा अभिलेख एकत्रित किए गए, यानी कि वहाँ से हर चीज़ें जो है उसको कलेक्ट किया जा रहा था और उसके बाद वहाँ की जानकारी का पता लगाया जा रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। देखो किसने की। इसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख कौन कौन से वंश आए? तो इसमें 4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले आया संगम वंश, जो 1336 से जो 1336 से 1485 तक उसने अपना शासन किया। उसके बाद सुलु वंश, जिसे 1485 से 1503 तक। उसके बाद तुलु वंश आया जो 1503 से 1565 तक रहा। और फिर अराविंदो वंश आया जिसमें 1570 से लेकर 1652 तक उसने अपना शासन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कृष्णदेव रॉय के बारे में। तो कृष्णदेव रॉय का शासनकाल जो है वो 1509 से लेकर 1529 तक चला। कृष्णदेव रॉय के शासनकाल की चारित्रिक विशेषताएं विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। यानी कृष्णदेव के राय का जो शासनकाल था उसमें बहुत ज़्यादा चारित्रिक विशेषताएं थी और बहुत ज़्यादा सुदृढ़ीकरण वहाँ पर देखने को मिला। इनके शासनकाल में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का एक क्षेत्र हासिल किया गया 1512 में। यानी क्या क्या कि कृष्णदेव रॉय ने एक दोआब, जिसको दोआब का हिस्सा भी बोला जाता है, वहाँ का जो शासन है उसको हासिल किया। दोआब क्या होता है? जैसे दो नदियाँ हैं, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, इनके बीच का जो हिस्सा है इसको हासिल किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं हुई। वहाँ की उपज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। तो इसीलिए जो है वो विजयनगर साम्राज्य बहुत ज़्यादा सफल रहा, बहुत ज़्यादा विकसित रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उड़ीसा के शासकों का दमन किया 1514 में। यानी कृष्णदेव रॉय ने उड़ीसा के जो शासक थे उनके साथ युद्ध किया 1514 में और उनको हरा दिया। चलिए आगे हम बात करते हैं बीजापुर के बारे में। अब क्या हुआ कि बीजापुर के एक सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया 1512 में 1520 में। यानी क्या हुआ कि पहले उन्होंने किसको हराया? 1514 में दक्कन के शासक को हराया। उसके बाद उसने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। यानी वो धीरे धीरे जो है वो सभी को ही हराता जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था।
इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया तथा उनमें गोपुरम को जुड़वाया। गोपुरम क्या होते हैं? एक गुम्बद टाइप जो प्रवेश द्वार होते हैं, उसी को ही हम गोपुरम कहते हैं। यानी मंदिरों का जो द्वार होता है उसको हम गोपुरम कहते हैं। मंदिर जो होता था वो नीचे होता था, प्रवेश द्वार को हम गोपुरम कहते हैं। इन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। यानी कृष्णदेव राय ने क्या किया था? अपनी माँ के नाम पे एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था नगरपुरम। चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन। अब देखिए, वैसे तो ये लास्ट में बताना था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपका पहले ही ये टॉपिक दे दिया है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। यानी 1529 में क्या हुआ? कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में तनाव उत्पन्न होने लगा। यानी अब जो है वो अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ? कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सभी शासक कमजोर थे। यानी कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर जो थे शासक थे, और अब उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हो गया कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अगला राजा जो है वो कौन बनेगा। तो यहाँ पे जो है इसका पतन का कारण ये भी रहा। नेक्स्ट कारण क्या है कि तालिकोट का युद्ध हुआ 1565 में। ये भी इसका जो था वो महत्वपूर्ण कारण था, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और इनकी संयुक्त सेना द्वारा करारी शिकस्त मिली। यानी अब क्या हुआ? ये जो तीन थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सब एक साथ हो गए और इन्होंने विजयनगर पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, जिसके बाद जो है इनकी विजय हुई और विजयनगर जो है वो विजयनगर का जो शासक था वो हार गया। नेक्स्ट है आपका नायक। अब हम नायक देख लेते हैं। इसमें आपके दो वर्ड दिए गए हैं, नायक क्या होते हैं और अमर नायक क्या होते हैं। देखिए, नायक क्या होते हैं? नायक सेना के प्रमुख होते थे। यह किलों पर नियंत्रण करते थे। यानी इनको किला दे दिया जाता था जिस पर इनका खुद का नियंत्रण होता था। यानी राजा द्वारा इनको किले दे दिए जाते थे जिन पर ये नियंत्रण करते थे। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। यानी ये क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भ्रमण करते रहते थे, और कई बार ऐसा होता था कि इनकी तलाश जो होती थी उसमें इसका साथ जो है वो किसान भी देते थे। यह तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। यानी ये दो भाषा बोलते थे, तेलुगु या फिर कन्नड़। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अमरनायक जो प्रणाली है, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। यानी अमरनायक प्रणाली एक राजनीतिक खोज थी जो विजयनगर से पहले भी यूज़ की जाती थी। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई है। यानी दिल्ली सल्तनत में एक प्रणाली यूज़ की जाती थी, एकता प्रणाली, जिसमें क्या था कि जो राजा होता था वो इख्तदारों को क्या देता था? कुछ भूमि दे देता था, और उस भूमि पर उन्हीं का ही अधिकार होता था। यानी वही वहाँ पर अपना शासन करते थे। सेम इसी तरह अमरनायक प्रणाली भी वहाँ से ली गई है। अमरनायक जो होते थे वो सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें राय कौन होते थे? राजा। राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। यानी कुछ क्षेत्र उनको दे दिए जाते थे जिन पर ये अपना कार्य प्रशासन करते थे। नेक्स्ट है, वे किसान, शिल्पकारों, व्यापारियों से भी भू राजस्व तथा अन्य वसूल करते थे। यानी वो क्या करते थे? शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व यानी टैक्स जो है वो टैक्स वसूला करते थे। उनका कार्य यह होता था, और वे राजस्व पर जो कुछ भाग होता था वो व्यक्तिगत उपयोग यानी उनके जो निजी जो काम होता था उसके लिए रख लेते थे, अपने कार्य के लिए, अपने खर्चे के लिए, तथा घोड़ों तथा हथियारों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रखते थे। और कुछ जो धन था वो अपने घोड़ों यानी उनके पास जो सेना थी, घोड़े थे, उनके लिए रखा करते थे, और बाकी का जो सारा टैक्स था वो राजा को दे दिया करते थे। अमरनायक युद्ध के समय राजाओं की सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। अब ये क्या करते थे? मान लो युद्ध हो रहा है तो राजा सभी अमरनायकों को बुला लेता था और वो अपने अपनी सेना के साथ आते थे और किसकी हेल्प करते थे? राजा की हेल्प करते थे। नेक्स्ट है आपका राजस्व का जो कुछ भाग है वो मंदिर तथा सिंचाई के साधनों
के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। यानी जो टैक्स आता था उसका जो कुछ भाग है उसमें मंदिर बनवाए जाते थे, सिंचाई के साधन जो नहीं होते थे और उसके रखरखाव के लिए उसमें उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे या भेजते थे। यानी वो क्या करते थे, गिफ्ट देते थे राजा को, ताकि राजा जो है उनसे प्रसन्न रहे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। यानी उनके प्रति, राजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। इसके लिए राज के दरबारों में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे और स्वयं भी जो है वो अपने उपहारों के साथ राज दरबार में जाया करते थे। नेक्स्ट है आपका, राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। यानी अब क्या है, अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो जनता भी, मान लो वो जनता को उनके खिलाफ भड़का सकता है, राजा के खिलाफ। तो यानी ये ऐसे भी हो सकता है कि जितने भी हमारे नायक हैं वो सभी इकट्ठे हो जाएं और किसके खिलाफ खड़े हो जाएं, राजा के खिलाफ। तो इसलिए ज़्यादा टाइम तक जो राजा था वो एक जगह उनको टिकने नहीं देता था और वो उनका जो है वो ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करता रहता था। नेक्स्ट है, तो चलिए यहीं से आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका कल आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी जो वीडियो के अपडेट है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।